अरे पीरीती का ठाले रे आठा, ও আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না, ও আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না। পদ্মাবতী গীত গোবিন্দা পদ্মাবতী, গীত গোবিন্দা পদ্মাবতী, এরাকে বই বুঝনা। जो है और यूपी का फोक म्यूजिक मतलब बहुत, जैसे पंजाब का है वाइब्रेंट, उसमें अलग एक मजा है, वैसे यूपी के फोक म्यूजिक में बहुत मजा है। हर राज्य में कई तरह के ट्राइबल्स रहते हैं और इन ट्राइबल्स यानी कि आदिवासियों का अपना फोक म्यूजिक व फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। हर आदिवासी क्षेत्र में फोक म्यूजिशियन हैं। सिर्फ आसाम में ही 200 आदिवासी जनजातियां हैं, पर अब तकनीकी विकास के नाम पर फोक म्यूजिक खत्म होता जा रहा है। यह अलग बात है कि ट्राइबल्स फोक म्यूजिक व ट्राइबल्स फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर 18 साल से काम कर रहे म्यूजिक डायरेक्टर मधु परवल का मानना है कि कला कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हम मानव ही खुद को खत्म करते जा रहे हैं। मधुर परवल के पास 150 फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और वह 150 से अधिक फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने में माहिर भी हैं। मधुर परवल हर राज्य की यात्रा कर फोक म्यूजिशियन से मिल उनसे उनके यहाँ का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने के साथ ही उनकी कला को फैलाने व उनके इंस्ट्रूमेंट को संगीत के शौकीनों तक पहुँचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। मधुर परवल ने फिल्मी संगम चैनल पर न सिर्फ इन फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाकर दिखाया, बल्कि इनसे जुड़ी कई रोचक बातों पर भी रोशनी डाली। राजस्थान के रावण हत्था पर व कमेचा जैसे फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर पहले एपिसोड में मधुर परवल ने विस्तार से बात की थी। अब इस दूसरे एपिसोड में भारत के अन्य राज्यों के फोक म्यूजिक पर व फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर मधुर ने विस्तार से बात की है और उन्हें बजाकर भी दिखाया है। मधुर परवल जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते जी, धन्यवाद। एक इवेंट के लिए आपको उदयपुर जाना हुआ, हाँ। जहां आपको रावण हत्या के बारे में पता चला और उसने आपकी सोच बदल दी कि भाई फोक म्यूजिक या ट्रेडिशनल जो हो रहा है, जो ट्राइबल लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर किस ढंग की रुचि हुई, किस ढंग से आपने काम शुरू किया? उसके बाद मैं बंगाल चला गया। बंगाल में मैं बाउल जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो बाउल गान जिसको बोलते हैं, वो बाउल के जैसे ये दो तारा है, ये खमक है, जैसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजा के खेतों में, नदियों के बाजू में, पेड़ों के नीचे गाना गाते रहते हैं, क्योंकि उसमें उनका एक मेडिटेटिव जोन होता है। होते एक बाउल होते हैं, फकीर होते हैं। तो इनका एक्चुअली रिलीजियस बिलीफ नहीं है, इनका बिलीफ एक नेचुरल सुपर पावर में, जो ये गाना बजा के बेसिकली वो जो जैसे माहौल बना रहे, क्रिएट करे बोलूंगा मैं, साधना का एक। तो बाउल लोग से मेरी कुछ मुलाकात हो गई, उनसे मैंने ये सब इंस्ट्रूमेंट्स लेके सीखे, फिर मैं आया। जैसा आपने कहा कि राजस्थान का आपने रावण हत्या की बात की, इसके अलावा और कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने सीखा किसी ट्राइब से या किसी से जो बहुत कठिन है? कठिन है जो बंगाल में बजाते हैं। ये दिखता तो है ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, पर ये बजाने के लिए थोड़ा मतलब बहुत इसको मेहनत करनी पड़ी और ये कठिन है। बाउल समाज के लोग जो है बजाते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट की खासियत मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इसमें अगर पास में से देखोगे, इसमें तारे है, जो तारे गई है यहाँ से, ये स्किन से गई हुई है तारे। अब इसको बजाया जाता है, इसका कंट्रोल है वो खींच के बजाया जाता है ये हाथ से। अब ये हाथ से बजाना है उसको रिदम। ओके, तो अभी इसमें दो तारे लगी है। ये खमक है बंगाल का, जो इसके पहले मैंने भपंग बजाया था पंजाब का, उसमें एक तार लगी थी। वैसे महाराष्ट्र का इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं चोंड का। अब मैं बजा के दिखाता हूँ कि क्यों इसको, ये क्यों डिफिकल्ट है, इतना छोटा सा हो के भी। ये देखो अभी इसको
बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। इसका जो कंट्रोल है ये हाथ का, ये कितना फास्ट, कितना भी फास्ट चलने दो, तो वो टेम्पो में अगर नहीं चलेगा तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब इसको अगर मैं फास्ट बजा, ऐसा बजाऊंगा तो उसका फायदा है, उसका स्वीटनेस मेंटेन करने के लिए, उसका टेम्पो मेंटेन करने के लिए, उतना फास्ट स्पीड में। ये देखो, तो इसको आप पता करो, ये इसमें बजरा जो है वो यही बज रहा है, इसमें ये नहीं बज रहा है ऐसा, वो एक ही पैटर्न बज रहा है, तो इसके लिए बहुत कठिन है। और इसको फिर बजा के गाते भी है ना बाउल समाज के लोग, तो वो एक कठिन चीज है। और जैसे अरे पीरीती का आठा ले रे आठा, वो आठा लागले पुरे छारबे ना, वो आठा लागले पुरे छारबे ना, गोले माले पीरी कोरोना, गोले माले पीरी कोरोना। अरे पीरीती का ठाले आठा, पीरीती का ठाले आठा, वो आठा लागले पुरे छारबे ना, गोले माले पीरी कोरोना, गोले माले पीरी कोरोना। एक पीरीते शिव सुशान बशी, एक पीरीते शिव सुशान बशी, अरे एक पीरीते लोला होलो, इसको बजा के गाते भी है। वो एक कठिन चीज है, क्योंकि आपको बजाने पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको गाने पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो बाउल लोगों से सीखा है इधर था। अरे गीत गोविंद पदापति, गीत गोविंद पदापति, गीत गोविंद पदापति, केरल के कोई चुना, गोले माले पीरी कोरोना, गोले माले पीरी कोरोना, गोले माले पीरी कोरोना, गोले माले पीरी कोरोना। तो ऐसा है। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ खास अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट आपने सीखा है? बिल्कुल सीखा है। एक गुदुम बाजा करके इंस्ट्रूमेंट होता है मध्य प्रदेश में, जो बजाने के लिए काफी कठिन है। मैं आप अभी मेरा गुदुम बाजा यहाँ पे है नहीं स्टूडियो में, पर मैं इस पे आपको दिखा सकता हूँ कैसे बजाते हैं। एक होता है रबर का, उनके जैसे अपने टायर होते हैं ट्रक के बड़े बड़े, तो उसको अगर सपोज वो फट जाए तो उसके से आप अगर इतना टुकड़ा काट दो रबर का, तो रबर हाथ में लेके वो जो गुदुम होता है वो नगाड़े जैसा होता है। अच्छा। उसके पीछे की साइड से डालते हैं, अंदर थोड़ा वो ऑयल डालते हैं या पानी मतलब, और ऊपर से, ताकि उसका आवाज स्वीट हो जाए। और फिर वो पकड़ते हैं ऐसा करके, इधर बांधा हुआ होता है वो। तो अभी इसमें ये तो मैं इस पे आपको बजा के दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? तो ये इसको ना, ये जो होता है ना, ये अपना हिस्सा खुपरे का, तो इससे इसको मॉड्यूलेट करके बजाते हैं। इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये ऐसा बजाते हैं, वो हाथ में वो रबर रहता है। तो ये गुदुम बाजा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का भी एक रावणहत्ता जैसा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद ये आपको दिखाता हूँ, मध्य प्रदेश का एक इंस्ट्रूमेंट है। अभी इसको मुझे बनाना है, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मतलब खुद के भी बनाते हैं। ये बहुत कम से कम 100 से ज्यादा साल पुराना है ये। तो इसको मैं अभी पूरा खुद से रिस्टोर करूंगा, क्योंकि अभी देखो इसका जो, इसके जैसा जो स्किन है ये सब गया है, मतलब वेस्ट हो गया है। तो ये मुझे उनके कोई आर्टिस्ट के से उनसे मिला था। इसको बनम बोलते हैं, धोद्रो बनम बेसिकली। तो इसको आप देख सकते हो, इतना पुराना कि इतना सीजन लग रहा है, देखो। और इसमें ये अभी तक वैसे के वैसे जो कार्विंग्स वर्विंग्स किए थे वैसे। तो ये बनम है, जो सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें भी एक स्ट्रिंग अभी लगेगी इसमें से, ये मैं खुद बनाऊंगा अभी इसको। अच्छा। तो इसमें स्क्रीन लगा के वगैरह। तो ये मध्य प्रदेश के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और मध्य प्रदेश की जैसे नगाड़े होते हैं और कुछ ढोल होते हैं, पर मेनली जैसे मैंने कहा कि कुछ यूनिक इंस्ट्रूमेंट में गुदुम बाजा जो है वो बिल्कुल आता है। बिहार गए कभी? बिहार गया हूँ, बट स्टडी करने नहीं, कुछ फिल्म के काम से गया था मैं। बिहार और यूपी का तो स्टडी किया हुआ है, बट बिहार में मुझे अभी मौका नहीं मिला कि वहाँ का म्यूजिक थोड़ा स्टडी करने के लिए। हालांकि जो संथाली लोग होते हैं, आदिवासी वहाँ के, उनके साथ मेरी कुछ
मुलाकात हुई थी, परिचय हुआ था, बट इतना वक्त तभी गुजार नहीं पाया कि मैं कुछ उनसे स्टडी कर पाऊँ। अच्छा, तो बिहार का फोक अभी ट्रेडिशनल म्यूजिक थोड़ा अभी स्टडी करने का बाकी है। यूपी के बारे में क्या पता चला? यूपी में भी गए, यूपी का म्यूजिक जो है वो स्टडी किया है काफी। यूपी का म्यूजिक में ऐसे कोई साज नहीं है जो लोगों को पता नहीं है, ऐसे नहीं है मैं कहूंगा, क्योंकि यूपी का म्यूजिक जो है ढोलक के आंग से ज्यादा बजता है, छल्ले ढोलक हारमोनियम वाला जो है। और यूपी का फोक म्यूजिक मतलब बहुत, जैसे पंजाब का है वाइब्रेंट, उसमें अलग एक मजा है, वैसे यूपी के फोक म्यूजिक में बहुत मजा है। तो वो काफी मतलब एक्सप्लोर किया है। बट कैसे, जैसे मैंने मेरी जो जर्नी है फोक्स वैगन वाली, ज्यादा वो है कि मैं ट्रेडिशंस के ऊपर रिसर्च करूं, सीखूं लोग क्या करते हैं, वहां के लोगों के विचार कैसे हैं, ताकि गाने क्यों ऐसे बने गए हैं, मतलब क्या, मतलब मैं वो एक एनालिसिस बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ से कैसे आके कैसे इवॉल्व हो गया है। और अभी कोशिश यही है कि अगर ये इवॉल्व हुआ है तो हम लोग इसको वापस ओरिजिनलिटी के पास कैसे लेके जा सकते हैं। तो एक चीज मैं नोट किया हूं कि बहुत सारे यूपी के, आप पूछ रहे, इसके लिए मैंने एक चीज नोट की है कि शायद ये, अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, गलत भी हो सकता है, पर मुझे अभी लगता है कि जो यूपी के फोक गाने भी है या ट्रेडिशनल गाने भी है, तो जो रिप्रोड्यूस होकर अभी जब रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डालने की कोशिश हो जाए। मैंने ये बहुत सुना है कि वो जो तो ये चीज मैं चाहूंगा कि ये चीज कम हो गया। अगर हम लोग जो ऑथेंटिक इंस्ट्रूमेंट्स का ज्यादा वापर करेंगे तो उसका स्वीटनेस बना रहेगा, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ डीजे पे या जो प्रोसेशन जा रहे हैं उसमें बजाने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग करके वो जो गानों का मजा है ना, असली जो मजा है, वो सोल उसमें से जान चली जा रही है। तो सिर्फ जो बज रहा है वो अभी है नॉइज मेरे हिसाब से। तो वो यूपी के बारे में जब मैंने काम वहां के कुछ आर्टिस्ट के साथ भी काम किया हुआ है, फोक आर्टिस्ट के साथ हालांकि, और वो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, हर एक जगह का म्यूजिक। बट ये यूपी के बारे में मुझे लगता है सिर्फ यूपी नहीं, काफी सारे, पर यूपी में मैंने ज्यादा देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग होती है गानों में वो थोड़ी बढ़ गई है, ऐसा मुझे लगता है। फिर मैं आया, फिर मैं पंजाब चला गया, पंजाब हरियाणा चला गया, वहां से मैंने कुछ भप्पंग, फिर जैसे अपने अलगोज होते हैं, तुम्बी होती है, अलगोजा, जैसे ये अलगोज है। पंजाब के फोक म्यूजिक की काफी चर्चाएं होती रहती हैं कि, और आप पंजाब गए, किस बात ने आपको पंजाब की तरफ आकर्षित किया था और वहां आपने क्या हासिल किया? तो पहले तो पंजाब का फोक म्यूजिक है शायद अपने जो भारत देश में जितने भी फोक गानों के प्रकार है, फोक म्यूजिक है, कल्चरल म्यूजिक, ट्रेडिशनल, उसमें पंजाब का जो म्यूजिक है वो बहुत पॉपुलर इस चीज की वजह से कि काफी सारे नॉर्थ से, पंजाबी जैसे मुझे लगता है कपूर फैमिली से हो गई, जो फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है, उनके बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से आया हुआ है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा रीजन से, नॉर्थ से आया हुआ है। तो क्योंकि उनके वजह से मतलब बहुत सारे मेजोरिटी फैमिलीज जैसे जुड़े थे इंडस्ट्री से, तो वहां के इन्फ्लुएंसेस भी इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं। और पंजाब का जो एक ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है उसमें बहुत वाइब्रेंट है, मैं कहूंगा उसमें बहुत एनर्जी है अलग तरीके की, मतलब ढोल बजा और कोई नाचे नहीं, ऐसा कभी हो, भले कोई शर्मा रहे पर अंदर से वो नाच रहे, राइट। तो ढोल हो, तुम्बी हो, अलगोजा हो, और पंजाब के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये अभी जैसे भपंग है, पंजाबी भपंग है, इसको ऐसे अभी मैं इतना भी अगर बजा दूं तो आपको किसी को भी पता चलेगा कि ये, हाँ यार पंजाब का कुछ बज रहा है इसमें। तो जैसे ऐसे ये भपंग है, चू भी बोलते हैं उसको। तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स पंजाब के जो है ना, वो एक एनर्जी, अपने आप से एनर्जी तैयार कर देता है। जैसे एक तुम्बी होती है, एक सिंगल स्ट्रिंग की इंस्ट्रूमेंट है, अभी मेरी दूसरी वो स्टूडियो में, टिंग डिंग 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 डिंग। तो ये सब है ना बॉलीवुड में इतना यूज हो चुका है, पंजाबी ट्रेडिशनल फंक्स, ये सब। तो इस चीज की वजह से पंजाब का म्यूजिक जो है वो लोगों तक पहुंच चुका है, क्या कहूंगा।
अलग अलग माध्यमों से हो कि क्योंकि पंजाब की एक अलग म्यूजिक इंडस्ट्री है करेक्ट। जो बहुत ही पॉपुलर है, नॉट ओनली इन इंडिया, वो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो चुकी है। क्योंकि भले लोगों को उनके मतलब पंजाबी लिरिक्स ना समझ भी आए, वो रिदम जो चलता है, वो रिदम के साथ उनके गानों के जो ढंग है वो बहुत कैची होते हैं। करेक्ट। उसमें बहुत एनर्जी है ऑलरेडी, तो इसके इस चीज की वजह से वो बहुत पॉपुलर है, मुझे लगता है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में कई इलाके हैं जो सिर्फ आदिवासी इलाके हैं। हाँ। वहाँ सिर्फ ट्राइबल्स आते हैं और उनका म्यूजिक बहुत अलग है। तो उसके बारे में कुछ आपने क्या रिसर्च किया, क्या पाया? तो जैसे अभी ट्राइबल की, महाराष्ट्र की ट्राइबल की बात हो रही है, तो मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। एक रीजन है जैसे जवाहर बोलते हैं इसको, आदिवासी पाड़ा है जवाहर, जहाँ पे अपना ये वाड़ा रीजन जो है, तो वहाँ के जो ट्राइबल्स है उनके बहुत फेमस 2-3 आर्ट के प्रकार है जो मुझे लगता है कि सभी को पता होंगे, बट पता नहीं कि शायद वो रीजन से आते। तो उसमें एक है वारली पेंटिंग। जो वारली पेंटिंग जो होती है, ये वो ट्राइबल्स के साथ रह के मैंने ये कुछ चीजें एक्सप्लोर की है। उसमें एक तो है वारली पेंटिंग, फिर अगर ये इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं उसमें दिख रहा है क्या फ्रेम में, तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो महाराष्ट्र का इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं तारपा। और ये वहां के जो आदिवासी है उनका इंस्ट्रूमेंट है तारपा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ से आधा दिख रहा है, ये इसको यही है वो बड़ा वाला, इसको बोलते हैं तारपा। ये महाराष्ट्र के आदिवासी, वो जो वाड़ा जवाहर रीजन से जो आदिवासी बिलोंग करते हैं उनका इंस्ट्रूमेंट है। और इसको तारपा करके नृत्य होता है, डांस होता है, जिसके साथ जो तारपा आर्टिस्ट है वो बजाते हैं और उसके साथ वो डांस कर रहे हैं। बेसिकली जो तारपा गांव के जो ट्रेडिशन के लोग हैं वो उनके साथ डांस कर रहे हैं। तो वो कैसे बजाते हैं, वो बीच में तारपा बजता है। तो ये महाराष्ट्र का तारपा हो गया। काफी सारे फोक के प्रकार है जिसमें खालू बाजा आता है। फिर जैसे हम लोग अगर कोंकण के साइड में जाएंगे तो कोंकण में चिपळूण, रत्नागिरी चिपळूण है, वहां पे होली के दौरान बहुत बड़ा उत्सव होता है जिसमें छबीना बोलते हैं उसको, छबीना, जो 25-25, 30-30 किलो के ढोल पूरे रात भर उठा के वो पूरी रात बजा रहे हैं। और पूरे गांव में मतलब अलग अलग ढोल पतक रहते जो बजाते हैं। तो जागरण जो रहता है, बेसिकली देवी की पालकी बोलते हैं उसको, तो वो पालकी लेके जा रहे हैं, तभी वो एनर्जी पूरी रात रहनी चाहिए, इसके लिए छबीना होता है। तो ये एक्सप्लोर किया हुआ है। फिर और आगे जैसे जाओगे सिंधुदुर्ग जिले में, वहां पे दशावतार करके होता है। तो दशावतार ऐसे होता है कि 10 अवतार, जो खुद की जो बेसिकली अलग अलग अवतार है, उसका मेकअप जो खुद आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले स्टेज में, वो नाटक संगीत नाटक के जैसे होता है उसका फॉर्म, वो आर्टिस्ट शाम को अपनी पेटी खोलेंगे, उसमें उनका कॉस्ट्यूम होगा, उसमें उनका मेकअप होगा, आईना होगा छोटा, वो लगा के अपना अपना मेकअप खुद करेंगे। अच्छा। हाँ, हर एक आर्टिस्ट अपना अपना मेकअप खुद करेगा। फिर वो कैरेक्टर खुद अपना कैरेक्टर बनाएगा, कॉस्ट्यूम से लेके मेकअप तक, और फिर वो उनकी एंट्री लेंगे। तो वैसे होता था कि गांव में, यहाँ पे अलग अलग गांव में रात के मतलब 7-8 बजे के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो जाता था। अब गांव के लोगों के पास तो गाड़ियां है थी नहीं उस टाइम। तो ऐसे होता था कि अगर कोई त्योहार है, कोई पूजा है मंदिर की, कोई गांव में है, कुछ शादी वादी के है, तो उस दौरान लोग एक बार आए तो एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसटी बंद हो गया तो करेंगे क्या। तो फिर लोगों का मनोरंजन करने के लिए अलग अलग कला प्रकार हुआ करते हैं, जो महाराष्ट्र के जो है, जो रात भर चलते हैं। सुबह जैसे पहले किरण दिखेंगे आपको सूर्य की, तभी वो बंद हो जाएंगे। तो ये वो दशावतार जिसको बोलते हैं, दही कला, हमारे वहां पे मतलब कोंकण में उसको दही कला बोलते हैं। अच्छा। दशावतार वो मैंने ये किया है। फिर अगर आप ये तो कोस्टल हो गया, जैसे हम लोग जवाहर से अभी शुरू होके, जवाहर नॉर्थ महाराष्ट्र में आता है। हाँ। फिर हम लोग चिपळूण साउथ तक गए, ऐसा कोस्टल रीजन। अभी आप अगर ये साइड आओगे, जैसे सातारा कोल्हापुर साइड जाओगे तो वहां पे हलगी है, हलगी करके इंस्ट्रूमेंट है जो स्टिक से बजाते हैं। उसके बाद संबल है, वहां पे गोंधड़ होता है माता का। कोल्हापुर में बहुत माता का मंदिर है बड़ा, कोल्हापुर सांगली रीजन, तो वहां पे गोंधड़ होता है, उसमें संबल बजती है, संबल करके इंस्ट्रूमेंट है। तो वो इंस्ट्रूमेंट है, काफी सारे महाराष्ट्र के इंस्ट्रूमेंट्स है, फोक इंस्ट्रूमेंट्स अलग। महाराष्ट्र सटा हुआ गोवा है और शायद गोवा से भी आपको संबंध है। हाँ,
एक तो मुझे बताएं गोवा से आपका क्या संबंध है, और फिर वहाँ की म्यूजिक के बारे में बात करें, या वहाँ का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो बताएं मुझे। ठीक है, तो गोवा से हमारा ऐसा संबंध ऐसे है कि अभी हमारा जो बसा हुआ गांव है वो है आचरा करके गांव है, चिंदर गांव, जो मालवण रीजन में आता है, महाराष्ट्र के कोंकण सिंधुदुर्ग जिले में मालवण करके है। उसी से 100 किलोमीटर आप जाओगे तो महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर है। 100 किलोमीटर की दूरी पे 140 किलोमीटर पे महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर है। अब हमारे जो ओरिजिन हम सुन के आ रहे हैं, हमारे जो फोर फादर्स थे, हम लोग एक्चुअली बिलोंग करते थे गोवा से। अच्छा। क्योंकि हमारे जो मेन माता का मंदिर जो है वो है गोवा में, ये हमें इसका पता हमें बाद में लगा है। तो अभी ऐसे हम लोग मान के चल रहे कि काफी टाइम तक गोवा में पोर्तुगीज रीन था बेसिकली, तो कॉलोनाइजेशन हो रहा था। ये समझ है ऐसे कि कॉलोनाइजेशन हो रहा था, जैसे कन्वर्ट हो रहे थे काफी सारे कैथलिक क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रहे थे, बेसिकली कॉलोनाइजेशन हो रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि वो कॉलोनाइजेशन से नई कॉलोनाइजेशन में मतलब उसमें नहीं आना कन्वर्जन, शायद से उसी चीज की वजह से हमारा गांव जो है वो वहां से उठकर कहीं और पे और बिठाया गया बेसिकली। तो वो महाराष्ट्र में अभी हमारा गांव जो है, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गोवा के साथ, मतलब वहाँ के लोगों के साथ मैं आते जाते रहता हूँ, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। मेरा गाँव आना जाए, मुझे मुंबई से ज्यादा वैसे गाँव पसंद है। अच्छा। और गोवा का अगर इंस्ट्रूमेंट देखने जाए तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे घुमट बोलते हैं, घुमट। ये गोवा का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो वहां पे बहुत सारा इसमें बजता है। बजता है और इस पे अलग अलग पैटर्न। तो ये मटका मतलब जैसे मिट्टी का है, मिट्टी का बना हुआ है और उसके ऊपर खाल रखी है, तो इसको घुमट बोलते हैं। गोवा का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसकी जानकारी कैसे मिली, कहाँ से, कोई किससे सीखा आपने ये तो कैसे, अभी ये मैंने खुद सीखा हुआ वैसे तो, क्योंकि गोवा से मतलब मैं रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो वहां हम लोग देखते हैं आर्टिस्ट क्या बजाते हैं, मतलब वहां की जो ट्रेडिशनल हम लोग लोकल्स है गांव के, तो उनको देख देख के हम लोग मैंने सीखा हुआ है। क्योंकि मैं काफी सारे रिदम इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, तो वो पैटर्न्स को मुझे अभी इसमें ट्रांसक्राइब करना है, तो वो देख के सीखा। और गांव का है तो अपने ही गांव से तो थोड़ा बचपन से मतलब देखते आ रहे, तो अपनापन हो जाता है। हाँ, अपनापन हो जाता है। वो जो अलग अलग गाने हैं जो हम लोग गाते हैं, कोंकणी में हमारे लाइव परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो एक चीज देखिए मैंने गोवा का, क्योंकि बहुत सारा वेस्टर्नाइज इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लुएंसेस था, तो म्यूजिक में भी वो दिखता है। तो जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा वो गिटार के हिसाब से परफॉर्म करते हैं, लोगों को एक अलग उसका ढंग मिलता है। पर उसके अलावा काफी सारे हमारे मतलब यहाँ पे ट्रेडिशनल जैसे ज्यादा बोलते हैं क्या, अपना भगवान जी के या फिर देवियों के बहुत सारे ट्रेडिशनल रीति रिवाज होते हैं। होली के टाइम पे अगर आप गोवा आओगे तो गोवा में बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, जैसे रिचुअल्स होते हैं, जिसमें माना जाता है कि आपके गांव के आजू बाजू में जैसे आत्माएं होती है, तो वो होली के टाइम पे बेसिकली एक दो रिचुअल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं। उसमें बिलीफ ऐसा होता है कि जो इविल आत्मा है, इविल स्पिरिट्स है, उनको भगाने के लिए या उनको शांत रखने के लिए साल भर कि किसी को परेशान ना करे, तो ऐसे काफी सारे रिचुअल्स होते हैं। उसमें अलग अलग ढोल बजते हैं, ढोल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, तो वो भी होता है। हाँ, केरला की बात करें, केरला जाना क्यों हुआ आपका, और वहाँ कैसे म्यूजिक से जुड़ना हुआ, वहाँ की म्यूजिक से किस तरह जुड़ा हुआ आपका? केरला मैं तो पहली बार केरला एक्चुअली जब गया था तब मेरा म्यूजिक से कोई ताल्लुकात नहीं था। मैं स्कूल में था तभी हम ऐसे फैमिली गए थे। हमारे कोई रिलेटिव्स वहाँ पे केरला में सेटल हो गए थे, हालांकि यही से थे वो, पर वो सेटल वहाँ पे हुए थे उनके बिजनेस की वजह से। अच्छा। तो उस टाइम में पहली बार केरला गया था, तभी मैं अंकल के पास उनके जो गाड़ी में गाने लगते थे, तो उनको क्या वो वहां पे सेटल हो गए थे, तो उनको मलयालम
बात करते थे, वो गाना वाना सुन, तो तब उस टाइम मैंने पहली बार मलयालम गाने सुने थे। मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं 11-12 साल का हूँ, उतना छोटा था। तो वो गानों की कुछ धुने ना हो, मतलब या फिर वो कुछ पैटर्न्स, जैसे म्यूजिक पैटर्न्स या फिर कुछ मतलब जो स्टाइल थे, वो अभी तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है फॉर्म। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो अर्ली एज में ग्रास्पिंग रहता है, वो शायद लॉन्ग टाइम तक अपने मेमोरी में रहता है। तो वो चीज, ये मेरा पहला एक इन्फ्लुएंस था, मैं कहूंगा कि उस चीज के म्यूजिक के साथ, साउथ इंडियन म्यूजिक के साथ या फिर केरला के म्यूजिक के साथ स्पेसिफिकली। और उसके बाद जैसे अभी मेरे कुछ दोस्त है केरला से, तो वो साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वहां के गाने गाते हैं, जिसमें कंजीरा जैसे इंस्ट्रूमेंट है, मृदुंगम इंस्ट्रूमेंट है, फिर वो चेंडा है, केरला का चेंडा करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्टिक से बजाते हैं। उसके बाद नादस्वरम है, साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट, जो अपनी इधर पे यहाँ पे नॉर्थ रीजन में शहनाइयां बजती है अलग अलग, तो वैसे नादस्वरम होता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स काफी पास में से देखे हुए हैं मैंने। उसके बाद काफी 1-2 बार वापिस केरला जाना हुआ। उस टाइम अलग अलग ट्राइब्स के लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, और उसकी वजह से मैं उनसे जान सका के, और उसी टाइम मुझे ये एक चीज भी पता चली कि जैसे रीजन, जैसे आसाम में सब ट्राइब्स है, वैसे भी अलग अलग स्टेट्स में भी सब कल्चर्स है। अगर ट्राइब्स नहीं है तो भी डेवलप्ड है, पर कल्चर बहुत अलग है। मतलब हर 50 किलोमीटर पे आप जाओगे ना तो कल्चर चेंज होता है गांव गांव से। तो भले ओनम बनता है, केरला का फेस्टिवल है, पर ओनम की जो सेलिब्रेशंस है उनके ढंग अलग अलग दिखने मिलेंगे। तो इसके लिए मैं ये, जैसे हम लोग कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है अपने कंट्री की, तो ये बिल्कुल देखने मिलती है। और साउथ इंडियन फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स मैंने देख लिए, कुछ गाने हम लोग दोस्त थे हमारे जो हमारे साथ गाते हैं मलयालम गाने, मजा आता है ऐसा है। चलिए, राजस्थान आना जाना बहुत आसान है, लोग कहते हैं भारत का हिस्सा है। कुछ इलाके नॉर्थ ईस्ट वाले जो है, जैसे आसाम हुआ, मेघालय हुआ, नागालैंड, मणिपुर हुआ, ये लोग खुद, उनके साथ जो बिहेवियर होता है उससे लगता है ये लोग भारत का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज, वहां का जो म्यूजिक है वो बहुत अलग है और बहुत समृद्ध है। तो जब आप वहां गए, किन किन राज्यों में गए, क्या क्या सीखा और क्या एक्सपीरियंस रहे? मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट का, मैं मेरा पर्सनली कहूंगा। और मैंने नॉर्थ ईस्ट बहुत ही करीब से देखा है, और उसका कुछ ऐसा है, मेरी स्टोरी ऐसी, जो मेरी पहली बार जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, पहली बार मैं आसाम गया था। जैसे 7 सिस्टर्स है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो मैं पहली बार आसाम गया था, गुवाहाटी। मेरा एक स्टूडेंट, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में नेशनल की जो स्टूडेंट्स कंपटीशन में नेशनल के लिए यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं 2011 से लेके 2015 तक या 17 तक मैं सिखा रहा था वो लोगों को। अच्छा। उसमें मेरा एक स्टूडेंट था जो आसाम से था, मुनीराज हजारिका करके। तो मुनीराज हजारिका और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, भले वो स्टूडेंट था मेरे, पर हमारी बहुत अच्छी म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती हो गई थी। तो मुनीराज ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जैसे नेशनल के कॉम्पिटिशन खत्म होते हैं, मैं आपको आसाम लेके जाऊंगा घूमने के लिए। बोला सही है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है आसाम से। और क्योंकि ऐसा एक दोस्त है जिसका परिवार वहां से है, बिलोंग करता है, तो उनकी वहां पे बहुत जैसे लोकल लोग हैं, मतलब जैसे वहां के हैं, स्थानिक है, तो उनके साथ जाने के बाद एक अलग से जगह को देखने का एक जरिया मिल गया मुझे, क्योंकि वो अच्छे से समझा रहे कि ये इसको ये कहते हैं। उसकी वजह से उन मतलब वो चीज की वजह से मैं आसामीज में बात करना या फिर वो समझ आसामीज मुझे समझ में आती है अभी पूरी, क्योंकि मैं काफी टाइम उसके बाद बहुत बार वहां पे गया हूँ। जैसे अभी जैसे इंस्ट्रूमेंट है, ये आसाम का है पेपा, ये मैंने वहां पे सीख लिया जब भी मैं गया था। अब ये बजाने को इतना डिफिकल्ट है कि एक बार इसमें अगर आप फूक मारते हो बजाने के लिए, तो इसका साउंड रुकना नहीं चाहिए भाई। अच्छा। हाँ, तो फिर आप 5 मिनट बजाओ या 1 घंटा बजाओ, उसका साउंड रुकना नहीं चाहिए। तो इसको कैसे बजाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी इसकी मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, पहले दिखा दो कैसे। ठंडा है, इसको थोड़ा गर्म, पर ये ऐसे बजाते रहते जैसे अभी मैंने इसको, तो जब भी फूक मारो तो वो टेक्निक सीखना है कि सांस कैसे ले एक ही टाइम पे।
तो वो, और ये बहुत डिफिकल्ट है, ये आसाम के लोग जो है उनको पता है कि बजाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जब मैं वहां से लेके आया पहली बार, और मैं जब इसको सीख के जब बजा के एक बार एक वीडियो डाल दिया मैंने, तो वो इतना वीडियो वायरल हो गया, मुझे बहुत सारा प्यार मिल गया वहां के लोगों से, मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए अलग अलग रीजन में। आज मैं कहूंगा कि आसाम में कोई भी रीजन में आप जाओगे तो मेरा एक, जैसे आसामी क्या पूरे इंडिया में आप ऐसे हो गया शुक्रगुजार हूं कि एक तो घर है आज, जैसे मुझे लगे कि अपना घर है। वाह क्या बात है। पूरे भारत में कहीं पे भी कोई भी स्टेट हो, और लोगों ने बहुत प्यार दिया है। एक सवाल और बनता है, आप आसाम भी गए, आसाम का आपने म्यूजिक भी खरीदा, इंस्ट्रूमेंट भी खरीदा पेपर, वहाँ के बहुत बड़े संगीतकार थे भूपेन हजारिका जी। यस। इसके बावजूद वो आसाम का जो लोक संगीत है वो क्यों नहीं पॉपुलर हुआ, या क्यों भारत में नहीं, या बॉलीवुड फिल्मों में क्यों नहीं यूज हो पाया? ये जैसे आपने पहले ही मुझे पूछा था कि एक थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है थोड़ा आइसोलेटेड है, तो आप मानोगे नहीं, आसाम का जो लोक संगीत है एक्चुअली उसका क्रेज आसाम के ही अंदर इतना है, सच में। मतलब लिटरली आपने नाम लिया भूपेन हजारिका जी का, मैं मतलब इतना लकी हूं, मैंने उनका फॉलोइंग क्या है वो इतने पास से देखा हुआ है आसाम में। और मैं इतना लकी हूं, मैं इधर हाथ जोड़ के कहता हूं आज के, हमें जब हम आसाम के टूर में थे, परफॉर्म करने के लिए गए थे, तो भूपेन हजारिका जी के ऊपर आधारित एक शो चल रहा था बहुत बड़े चैनल पे। उनको कहीं से पता चल गया कि फोक्सवैगन का परफॉर्मेंस आसाम में हो रहा है, उन्होंने हमें इनवाइट किया भूपेन हजारिका जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। ओह क्या बात है। हमने 10 मिनट के अभी भी देखो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, भूपेन हजारिका जी के कुछ गानों की हमने मेडली करके वो चैनल पे परफॉर्म किए जो टेलीकास्ट हुआ था। तो उनका मैंने एक फॉलोइंग देखा है वहां पे कि उन्होंने क्या करके रखा है गाने में। बोलते ना उनके गाने, कोई भी गाना उनका आप सुनोगे ना तो मतलब इतना फील उसमें, जान है वो गाने में, नेचुरली है और उनमें। तो उसके अलावा जो फोक म्यूजिक है आजकल, अब बिहू का फेस्टिवल होता है, बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू, अलग अलग बिहू के फेस्टिवल होते हैं, जनवरी में होता है, अप्रैल में होता है। तो उस दौरान पूरा आसाम, मतलब पूरा आसाम ये फोक ट्यून्स पे नाच रहे होते हैं वो लोग, फोक कॉन्सर्ट्स होते हैं, ओनली फोक कॉन्सर्ट, ये सब चीजें, बट वो स्टेट के अंदर ही होते हैं। मतलब लिटरली आप अगर बंगाल में भी जाओ, वेस्ट बंगाल में भी हो तो बिहू के टाइम, बट वो आपको महसूस नहीं होगा, या मेघालय में वो महसूस नहीं होगा। आसाम में जाओगे वहां पे होता है बहुत। तो वो पॉपुलर बाहर क्यों नहीं हुआ है, इसका रीजन ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव, हाँ ऐसा है मेरा पर्सपेक्टिव, कि वो लोग अपने अंदर ही खुश है। ओके, वो समझते उनका जो घर है ना उसी में वो खुश है, और वो खुशी है ना वो उनको सबसे ज्यादा मायने वो रखती है कि दे डोंट वांट टू प्रूव एनीवन कि हमारा म्यूजिक कितना स्ट्रांग है या फिर क्या है। तो जब तक हम लोग खोजते नहीं जाएंगे, जैसे अलग अलग राज्यों का अपना, जैसे शायद वास्को द गामा नहीं, या जो भी, जैसे पहले कोलंबस जैसे निकले थे वॉयज पे, और फिर उन्होंने लैंड कोई ढूंढा तभी उनको मिला। वैसे जब तक हम लोग, बाकी के लोग जब तक अलग अलग स्टेट्स में जाके नहीं ढूंढेंगे हिडन जेम्स, तब तक वो एक्सप्लोर नहीं हो जाएंगे। क्योंकि मैंने एक चीज 100 क्या मैं 1000% बोल सकता हूँ कि हर एक ट्रेडिशन की या हर एक स्टेट के जो लोग हैं ना वो अपने अपने घरों में खुश है। हाँ, हालांकि आज मैंने जैसे कहा कि फोन और इंटरनेट हर एक जगह पे पहुंच चुका है, तो एक्सपोजर आया है कला प्रकारों को। आजकल जैसे बिहू के बारे में लोगों को पता चलने लग गया है कि बिहू होता है, बिहू का एक डांस होता है, उसका एक पैटर्न होता है। कुछ गानों में अभी क्या हो गया है, कुछ सालों में फोक म्यूजिक अभी गानों में यूज होने लग गया है, फोक इंस्ट्रूमेंट्स अभी गानों में यूज होने लग गए हैं। तो वो एक अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं। और मैं ये कहूंगा, हालांकि फोन और इंटरनेट आपके पास है, पर जो चीज असलियत में जाके वहां पे प्रेजेंट होके जो आप महसूस करोगे वो कभी भी एक डिवाइस से महसूस नहीं होगी। तो मैं सबको ये कहूंगा कि आप ट्रैवल करो, तभी वो चीज आपको देखने मिलेंगी। पर अगर आप ऐसे सोच रहे ना कि वो चीज हमारे पास आएगी, कोई कल्चरल, कोई ट्रेडिशनल चीज, जैसे कोई खाना हो, कपड़ा हो, गाना हो, कोई भी हो, वो अपने पास नहीं आनी है, हमको उसके पास, वो चीज के पास जाना पड़ेगा। चलिए, आपने आसाम की बात की, मिजोरम में किस तरह का म्यूजिक है और वहां का खास इंस्ट्रूमेंट क्या है? मिजोरम में मैंने वहां का म्यूजिक थोड़ा देखा हुआ है, बट मिजोरम का म्यूजिक
जो मैंने जैसे बाकी के स्टेट्स की म्यूजिक स्टडी की है, वैसे मुझे अभी तक मौका नहीं मिला कि मिजोरम का म्यूजिक वो प्रकार से स्टडी करे। बट मैं एक चीज कहूंगा कि वहां पे कुछ डांसेस होते हैं बहुत अच्छे, जैसे कि वो बैम्बूज होते हैं, बाम्बू, तो बाम्बू का रिदम बनाते हैं कैसे। 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं, 1 2 3 4 लोग सामने खड़े हैं, मेरे हाथ में बाम्बू जो है बड़ा, दोनों हाथ में बाम्बू है, सामने वालों की भी हाथ में बाम्बू है, वही पकड़ा हुआ है, वो कोना उसने पकड़ा हुआ है। तो हम लोग बाम्बू को ऐसे ऐसे कट कट करके ये कर रहे हैं, उसका आवाज बना रहे हैं, वो जो सिंक में चल रहा है, ये 4 और इधर से 4 ऐसा स्क्वायर बना है। तो अभी पकड़ लो, ये बाम्बू जब ऐसा हो रहा है, ये बाम्बू है ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके बीच में डांसर है, तो जब बाम्बू टकरा रहा है तो डांसर को कूदना है। ओके, तो वो कूद के बाजू के, तो ये जब ये कर रहे हैं ऐसे टक कर रहे हैं, तो ये जो ऐसे वाले जो है वो खोल रहे हैं, तो इधर से डांसर उड़ी कूद के बाजू में जा रहा है, तो ये स्टेप्स उसमें हो रहे हैं बेसिकली। तो वो एक डांस है जो इंटरेस्टिंग है। पर बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बाही है, जो ट्रेडिशनल फ्लूट्स होते हैं, बाही है, उसके बाद कुछ बीन रहते हैं, उसके बीन के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये दूसरी कोई बीन है मेरे पास, बीन मतलब इसको हुलूसी बोलते हैं, बट इसी प्रकार के कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाते हैं। और कुछ परकशन इंस्ट्रूमेंट मिजोरम का, बट मैंने मेघालय का स्टडी किया है अच्छे से जाके, उसके बाद अपना मणिपुर का इंस्ट्रूमेंट स्टडी किया है मैंने। तो मणिपुर में काफी बहुत कल्चर है, मतलब ये ट्रेडिशनल म्यूजिक का कल्चर है, जिसे मंदिरों में भी परफॉर्म किया जाता है भगवान के लिए। इसमें पेड़ा करके इंस्ट्रूमेंट है, ये पेड़ा है, उसमें पंग होता है, पंग चोलम करके होता है, उसमें पंग इंस्ट्रूमेंट होता है, अलग अलग बाही जो फ्लूट्स होते हैं वहाँ के। तो ये पेड़ा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक ही तार होती है जो कई सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे तारों से बनी हुई थी। जैसे इसको एक्चुअली घोड़े होते जो है, हॉर्स पोनीटेल बोलते हैं जिसको, वो पूंछ से बनाया जाता था पहले। अभी क्या नायलॉन सिंथेटिक, जैसे ये वो में लगा हुआ है, सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं। अच्छा। और इसमें इसको ऐसे बजाते हैं। मणिपुर का पेड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और काफी सारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स और आपको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बहुत है, फोक ट्रेडिशनल कल्चर, डांस फॉर्म्स काफी सारे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सब ट्राइब्स है, हर एक स्टेट में बहुत सारे सब ट्राइब्स है, तो उनके हर एक के अलग अलग रीति रिवाज कल्चर है, खाना की तरी मतलब खाना बनाने की, खाने के प्रिपरेशन है, अलग अलग क्यूजिन्स बहुत है अच्छे। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो, तो पहले आसाम में पहले गए, तो उसी दौरान हम लोग आसाम से अरुणाचल प्रदेश चले गए। अच्छा। वहां पे एक गांव है बहुत सुंदर, जीरो करके, जीरो बोलते हैं, ZIRO, वहां पे एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है। तो म्यूजिक फेस्टिवल देखने, ये 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग वो म्यूजिक फेस्टिवल कैसे होता है क्या होता है बहुत सुना था उस टाइम। तो आसाम से हम लोग चले गए अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश घूमे, वापस आए आसाम, फिर चले गए मेघालय में शिलोंग, फिर दाउकी, एकदम बांग्लादेश बॉर्डर तक हम लोग जाके घूमते रहते थे। और जाके आ गए, ये उस टाइम हम लोग ने मतलब वो 20-25 दिन में था वहां पे, 3 स्टेट्स का एक फ्लेवर लेके आया था मैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाए, बहुत कुछ सीख के आया, वहां का खाना कैसे होता है। और उसी दौरान मेरे कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंसेस है नॉर्थ ईस्ट के, जो जैसे आपने कहा कि वहां के लोग थोड़ा आइसोलेटेड फील करते हैं जरूर, और उसके अलग अलग रीजंस है। मुझे ऐसा लगता है, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे अलग टाइम जोन होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफिकली देखने जाए बेसिकली, तो जैसे अपनी पृथ्वी जैसी घूम रही, तो वहां पे क्या होता है, जो दिन है वो बहुत जल्दी ढल जाता है, तो एक्चुअली 1 घंटा आगे होना चाहिए उसके से। तो उसके मतलब ये थोड़ा अलग बात हुई, बट मैं कहना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग आइसोलेटेड फील क्यों करते हैं, क्योंकि
क्योंकि मतलब एक रीजन है जहाँ का एक्सपोजर ज्यादा है नहीं, एक उस टाइम पे एकदम ऐसा वर्जिन रीजन था, किसी ने एक्सप्लोर किया हुआ नहीं है। वहां के लोग जितने हैं और उसके अलावा जितने कुछ म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसमें जाने वाले लोग हैं उन्होंने देखा हुआ है। और ना कोई जैसे अभी राजस्थान यहाँ का टूरिज्म हो गया, एमपी टूरिज्म हो गया, बंगाल टूरिज्म, तो वहां पे वैसा कुछ है नहीं जहाँ पे इतना फ्लरिश हुआ था उस टाइम। तो जरूर है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आए हमें कि वहां पे बहुत सतर्क रहना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो सकती है। मतलब अभी आप किसी के साथ खेल रहे हो, मतलब चल रहा है बातचीत, और मतलब 10 मिनट में वहां पे एकदम झगड़ा हो गया है, कुछ हो गया है, तो अच्छे से रहना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इसका रीजन भी ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां पे बहुत सब ट्राइब्स है। सिर्फ आसाम में शायद मेरे हिसाब से 220 के आसपास ट्राइब्स है सिर्फ आसाम में। सब ट्राइब्स और ट्राइब्स मिला के आप सोच लो, तो हर एक का कल्चर अलग है, हर एक की समस्याएं अलग है, हर एक के मतलब जैसे, और ये तो आसाम के हो गए। अब मणिपुर, मिजोरम, ये सब, और ये है तो बॉर्डरिंग रीजन्स, और नागालैंड जैसे तो हार्डकोर ट्राइबल रीजन्स है, यहाँ पे 16 मेन ट्राइब्स हैं। और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आसाम में 220 के आसपास है, तो वैसे नागालैंड में भी सब ट्राइब्स हैं। अब हर एक ट्राइब्स का कैसे होता है, ट्राइबल्स का क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा है नहीं जैसे सोसाइटी से, तो उनके अपने अपने कुछ जिस तरीके हैं कि दिन कैसे जाए, तो उनके अपने अपने तरीके हैं कि आज सुबह अगर ये चल रहा है तो दोपहर को ये है, रात का ये खाना है, शाम का और अपने को सोना है, और ये अपनी खेती ये बाड़ी है बस। इसमें अगर कोई बाहर के लोग आए तो शायद से वो वेलकमिंग ना हो, क्योंकि उनका जो डेली रूटीन है हम लोग शायद से उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो यूज्ड टू है नहीं, वो अपने अपने इसमें खुश है। तो शायद उसी चीजों की वजह से भी होता होगा। और दूसरा चीज मुझे ऐसा लगा कि अगर हम लोग थोड़ा समझ के उनको एक एक स्टेप धीरे धीरे करें, मतलब जैसे डेवलपमेंट का, तो पॉसिबल होगा, नहीं ऐसे नहीं है, बट वो रीजन इतना ही मतलब आइसोलेटेड है कि लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। इसके लिए ना ये साइड के लोगों, मैं कहूंगा कि अपने बाकी के लोगों को, अपनी जनता को नहीं पता कि वहां पे कितनी खूबसूरत जगह बिल्ड है जो वहां पे जाके, क्योंकि उसी 2015 में मैं स्विट्जरलैंड गया था, स्विट्जरलैंड से आके मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, तो स्विट्जरलैंड के जो फोटो मैंने फोन में निकाले हुए थे और वीडियोस, और फिर अरुणाचल के, और उसी दौरान मुझे किसी ने कहा कि दिस इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, और स्कॉटलैंड को अपना इसको शिलोंग को बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। तभी मुझे समझा कि यार इसको स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट क्यों बोलते हैं यार। मैंने देखा ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से अगर जिसमें होता है, और वहां पे एल्प रीजन है, यहाँ पे हिमालय से, तो जो बर्फ वहां पे एल्प से जा रही है, यहाँ पे हिमालय से बर्फ जा रही है, वहां पे जो वेदर क्रिएट हो गया उसके वजह से जो झाड़ों और उसका जो फील्ड्स का वगैरह जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के कोई जैसे जीरो गांव जो मैंने कहा वहां बिल्कुल मिलता जुलता है। क्योंकि और मैं लिटरली मतलब जून जुलाई में मैं स्विट्जरलैंड से आया था और सितंबर में यहाँ पे गया था, तो मुझे पता चला कि ये, और इसमें एक चीज और होगी कि ट्रैवल मेरा शुरू हो गया था। आप जैसे कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत डिफिकल्ट है क्या, तो मैं कहूंगा हाँ डिफिकल्ट है, सतर्क रहना चाहिए। मेरे काफी दोस्त हो गए नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि मेरा आना जाना चालू हो गया, और उनको एक चीज मैं ये कहूंगा कि मुझे दोस्त बनाने के लिए शायद इतना थोड़ा इजी हो जाता है, कनेक्ट में जल्दी हो पाता हूँ। उसके 2 रीजन है, एक तो मुझे उनसे उनकी बातें सुनने अच्छी लगती है, उनका मतलब कैसे है, उनका क्या है, उनका ट्रेडिशनल कल्चर कैसे है, वो सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। लिसनिंग में हमेशा सबको कहता हूँ कि लिसनिंग, अगर आप आपका लिसनिंग डेवलप करो कि आप लोगों की बात सुनना शुरू करोगे तो आपसे लोग जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। कई बार हम लोग सुनते नहीं है लोगों का, तो फिर कनेक्शन हो नहीं पाता है। तो एक चीज वो है, और दूसरी चीज जैसे मैंने कहा कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स या फिर उनके गाने सीखने की कोशिश करके अगर मैं बजाने लगूं या गाने लगूं तो वो कनेक्शन नेचुरली हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक की वजह से कहाँ असंभव लग रहा था लोगों से मिलना, और बहुत आसान हो गया। कोई घटना है? पहले असंभव लग रहा था और बाद में आसान हो गया से बोल रहा हूँ। हाँ, नागालैंड की एक बात कहूंगा कि थोड़ी सेंसिटिव बात है, बट वहां पे क्योंकि ट्राइब्स जो है वो मतलब क्योंकि वो बॉर्डरिंग रीजन है, तो हमेशा उन्होंने उनकी खुद की प्रोटेक्शन खुद की हुई है नागालैंड।
हेड हंटर से जो ट्राइब्स के लोग हैं, वॉर जोन बेसिकली होता था। तो उनका जो प्रोग्रेस नहीं होने, जैसे जनरेशन चेंज होते गए, जैसे सिविलाइजेशन बढ़ते गया और गवर्नेंस बढ़ते गया कंट्री का, तो वैसे तरीके भी धीरे धीरे चेंज होते गए। तो नागालैंड में हम गए थे दिसंबर में, वहां पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल नाम से फेस्टिवल होता है। हॉर्नबिल म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल होता है, आर्ट म्यूजिक डांस कल्चर फेस्टिवल होता है वो। हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे एक ट्राइब के जो एक लीडर होते हैं, जैसे एक कोई ऐसे रहते हैं जो जैसे अपने यहाँ पे भी सोसाइटी में कोई है जो इनको ज्यादा लोग थोड़ा प्यार भी करते हैं और मानते भी, ऐसे एक ट्राइब के लीडर जो थोड़ा मतलब अच्छे से सिविलाइज थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। हमने उनको कहा कि हम लोग मुंबई से आए हैं, हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, गिटार वगैरह थे, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो वो फेस्टिवल चल रहा था, तो ये अलग अलग टाइप्स के जो मेन उसमें क्या है, वो जैसे उनके अलग अलग टाइप के क्यूजिन्स खाने के, उनके जो लोकल ट्रेडिशनल डिशेस है, वो एपिटाइजर्स ये सब बनाते हैं, और जो लोग आते हैं फेस्टिवल देखने वो उनसे खाना पीना लेके इनका थोड़ा वो मतलब दिन का वो बिजनेस हो जाता है। तो हमने कहा कि हमारे पास है टेंट, आप हमें यहाँ पे टेंट सेट करके दे दोगे क्या, क्योंकि हमें ना ये सीखना है ये फेस्टिवल में क्या क्या हो रहा है। तो आप हमें टेंट सेट करके करने के लिए जगह थोड़ी दे दो, हम उसी में रहेंगे टेंट में, कोई टेंशन नहीं। हम लोग दिन में फ्री, आपके इधर लोग आ रहे हैं ना, तो उनके लिए बाहर गाना वाना बजा देंगे, तो लोग एंजॉय भी करेंगे, आपका खाना वाना भी वो खाएंगे, तो आपको भी सही है और हमें भी एक थोड़ा फैमिली जैसा। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। हम लोग वहां पे रुके, 2-3 दिन थे जो फेस्टिवल के दौरान। तो हम लोग सुबह उठ के जाते थे, अलग अलग मोरुंग बोलते हैं, जैसे नागालैंड में जो उनका घर होता है उसको मोरुंग बोलते हैं, मोरुंग। अच्छा। तो अलग अलग ट्राइब्स के वो हेरिटेज विलेज बना हुआ है एक, जहाँ पे एक्चुअल ट्राइब्स के घर नहीं है, बट वो मोरुंग के जो बड़े बड़े एक्चुअल बनाए हुए एज अ डिस्प्ले, मतलब एक्चुअल साइज के घर बने हुए, पर उनका गांव कहीं और है, पर वैसा एक एग्जांपल कि कैसे होते हैं ये ट्राइब का घर कैसे होगा अंदर से, तो लोगों को अंदर जाके देखने के लिए बने हुए घर है वो। तो उस कोई एक ट्राइब का, अलग ट्राइब का घर में हम लोग चले गए देखने के लिए। ऐसे थोड़ा मेरा दोस्त, हम लोग शूट कर रहे थे, थोड़ा सा ऐसे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। तो मैंने वो ट्राइब में से एक जन को बोला कि क्या उनके घर में ना एक जैसे ऐसा 1-2 माले का जैसे बिल्डिंग के इतना अगर एक बड़ा झाड़ को हम लोग अगर गिराते हैं और अंदर से पूरा हॉलो करते हैं उसको, ऐसा अंदर से, मतलब ये झाड़ ऐसा पूरा है, ऊपर से हम लोग उसको पूरा हॉलो करते हैं, तो वो जो रह जाता है ना हिस्सा, ऐसा वाला कर्व ऐसा रहता है ना पूरा, उसके ऊपर ना वो नागालैंड के लोग है ना उसको लॉग ड्रम बोलते हैं, उसके ऊपर लकड़ों के छोटे छोटे पीसेस के साथ ढा ऐसे बजाते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल एक चीज है जो दिन में बजाते हैं कई बार। तो उसमें मे बी उससे उनका, जैसे हम लोग यहाँ पे आरती करते तो बजाते हैं, झांझ होता है, तो शायद उनका एनर्जी का एक सोर्स होगा जो भी रिचुअल्स है। पर नागालैंड में और एक चीज ऐसी कि लैंग्वेज बैरियर काफी है, तो मैं उनसे सही से बात नहीं कर पा रहा, समझ नहीं रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे सिखाओगे क्या ये बजाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं जमेगा। मे भी उनका कुछ रिचुअल हो या स्पिरिचुअल कुछ हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जमेगा। मैंने कहा कि मुझे ऐसे नहीं है कि क्या इसको सीख के कुछ मुझे, मतलब मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि मैं अगर आपसे थोड़ा आप मुझे सिखा दो, मैं आपके साथ बजाने की कोशिश करूं। तो नहीं करते करते उन्होंने वो 2 डंडे अंदर से ले लिए उसमें बजाने के लिए, तो मैंने भी 2 डंडे उसमें से ले लिए अंदर से बजाने के लिए। अब मेरा दोस्त जो है वो उसको शूट करा था, तो वो जो मुझे सिखा रहे थे, वो जो बजा रहे थे, वो एग्जैक्टली मैंने बजा लिया, तो शायद वो ऑफेंड हो गए। अब वो ऑफेंड हो गए तो वो बोलने लगे, आप ये आपने किसे किया, क्यों किया, अभी आपको इधर ही बैठ के रखना पड़ेगा। और होता ये है ना, अभी जैसे ये देखो, ये जो है ना, ये नागालैंड के ट्राइब्स का बेल्ट है। अच्छा। ये, और इसको डाव बोलते हैं। डाव ये बनी हुई है, मॉडल है बैम्बू की बनी हुई है पास की, बट ये एक्चुअल होती है मेटल की। अच्छा। और वो पूरा टाइम ये इसको पहन के ही घूमते हैं एज अ प्रोटेक्शन बेसिकली, क्योंकि वो वॉर जोन, और मतलब जैसे ये रहता था ना पहले से बॉर्डरिंग स्टेट था, करेक्ट, तो बेसिकली वहां पे मतलब प्रोटेक्शन के लिए कि वॉर जोन है, और तो उनके पास वो है ही इधर लगा हुआ। अब वहां पे जैसे मैंने पहले कहा कि नॉर्थ ईस्ट में इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि अगर आपको कुछ किया और कुछ हुआ भी ना, तो कोई नहीं बाद में ढूंढ पाएगा आपको।
बेसिकली ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है काफी सारी चीजें, और बीच में भी कुछ केसेस आए थे। तो ऐसे मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग वहां के गलत है या फिर अच्छे नहीं है, लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं नॉर्थ ईस्ट के। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि अगर हम लोग वहां पे जा रहे हैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमको उनकी चीजें सोचना जरूरी है। तो वो ऑफेंड जैसे हो गए तो वो बोलने लगे अभी मेरे को 10,000 लो, 15,000 रुपए दो, 10,000, और उस टाइम पे जस्ट मुझे याद है वो हो गया था डिमोनेटाइजेशन। तो हमारी एक तो पहले से वाट लगी थी क्योंकि वहां पे कैश नहीं हुआ करता था, क्योंकि कुछ रूल बने थे कि दिन में इतना ही विड्रॉ कर पाओगे एटीएम से। एग्जैक्ट वही टाइम है ये। तो मुझे अभी भी याद है, तो मैंने कहा कि यार पैसा तो आपको देंगे, मैं जिनसे कुछ भी सीखता हूँ ना, फोक ट्रेडिशनल म्यूजिक, मैं ना उनकी कदर करता हूँ, मैं उनको हाथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूँ, पैसा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनको उसका कितना जरूरत है। करेक्ट। तो मैं वैसे भी उनको पैसा देने वाला था, पर वो डिमांड करने लगे कि आप मुझे हमें 10,000 अभी के अभी दो, 15,000 अभी के अभी दो, ऐसा मतलब वो चालू हो गया। और वहां पे सच्ची में प्रॉब्लम ऐसा था कि जहां पे हम लोग थे वहां पे एटीएम भी नहीं है। तो अब करे क्या, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, अभी इधर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। तो मेरा जो दोस्त, और वो दोस्त जो शूट कर रहा था, वो देख के और उनको थोड़ा ऑफेंड हो गया, तो वो उनके ग्रुप के पास चले गए। ग्रुप के जो थे सब लगा के डाओ, जो अलग अलग ट्राइबल्स, वो जैसे उनके पास कुछ बात करने चले गए, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैंने दोस्त को बोला भाई भाग, जितना जोर से भाग सकता है। और हम लोग वहां से मतलब निकल गए। तो शायद उस दिन शायद कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ नहीं, बट उस दिन मैंने एक चीज सीखी है कि मुझे सच बोलूं तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रॉब्लम्स अलग है एक्चुअली, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और ये मैंने ट्रैवल कर करके पास में से देख के वो प्रॉब्लम्स मैंने खुद महसूस किए कि उनके प्रॉब्लम्स हैं क्या। और काफी सारे हैं, मतलब एक नहीं है, काफी सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। मतलब आसाम का अलग प्रॉब्लम है, नागालैंड का अलग प्रॉब्लम है, मिजोरम का अलग है, मणिपुर का अलग है। तो और उन्हें वो प्रॉब्लम समझाने के लिए, मतलब वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने के लिए कोई सही से है नहीं उनके लिए।